खेत में किसान और सीमा पर जवान, शायद ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस चीज़ को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी समझते थे। उन्होंने ही ये नारा दिया, जय जवान जय किसान के साथ चीज़ें आगे बढ़ी और देश समृद्धि की तरफ बढ़ा। देश में अकाल पड़ा तो अपने घर से उपवास शुरू कराया और उसको देश ने भी बल दिया। सबने उपवास रखा और कहीं न कहीं उन परिस्थितियों से निकल गए। उन्हीं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनके सुपुत्र अनिल शास्त्री। अनिल शास्त्री बनारस से सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, इस समय कांग्रेस के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आज उनसे कई मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले नेटवर्क टाइम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। उनकी गोद में पल के बड़े हुए, कोई ऐसी याद जो कहीं मन को छूती हो? देखिए, कई बातें हैं और संस्मरणों की गिनती करना शुरू करें तो बहुत समय लगेगा। मैंने एक किताब भी लिखी है, 72 संस्मरण उसमें इकट्ठे करके लिखे गए हैं, शास्त्री जी से संबंधित व्यक्तिगत राजनीतिक। और उस किताब का नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेतृत्व के सूत्र, जिसका विमोचन दलाई लामा जी ने किया था कुछ वर्षों पहले, 3-4 वर्ष पहले। तो सारे तो नहीं, लेकिन क्योंकि आपने कहा है तो ऐसी एक आध बातें जरूर बताना चाहता हूँ जो मेरे बचपन से, क्योंकि उनका जब निधन हुआ मैं 17 वर्ष का था। तो उसके पहले जो कुछ घटनाएं हुई, मैं और छोटा था उम्र में। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो एक बार उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया शाम को, ऑफिस से लौटने के बाद। उन्होंने कहा, अनिल, मैंने देखा है कि आप जब बड़ों के पैर छूते हैं तो आपके हाथ जो है वो केवल घुटनों तक जाते हैं, पैर तक नहीं जाते। और जैसा आप जानते हैं, हमारा ये रीति है हमारे यहाँ भारत में कि कोई भी त्यौहार हो या आप घर से बाहर जा रहे हो या बड़ा घर से बाहर जा रहा हो तो पैर करके आशीर्वाद लिया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, मैं तो 15-16 वर्ष का था, मैं अपनी कहाँ गलती मानने वाला था। और मैंने यही कहा कि नहीं, आपने मेरे भाइयों में ये गलती पाई होगी, लेकिन मैं तो ठीक से पैर छूता हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा खड़े हो जाइए आप। तो मैं खड़ा हो गया और मेरे देखते देखते बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्होंने झुक के मेरे पैर छुए। और उन्होंने इतना ही कहा कि अगर इसी तरह आप पैर छूते आए हैं तो हो सकता है मेरे देखने में गलती हुई हो, और अगर ऐसा नहीं है तो जो मैंने तरीका बताया है उसको अपनाने की कोशिश करिए। और इतना उन्होंने कहा कि मैं फूट फूट कर रोने लगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ ना आपको डांटा ना तो पीटा, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? तो मैंने कहा कि अगर आप डांट लेते पीट लेते शायद मैं नहीं होता, लेकिन मैं अपनी गलती को समझ रहा हूँ और बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने आपकी बात को नहीं माना। और एक ऐसी सीख एक पिता ने अपने बेटे को दी, तो उसके बाद जब भी मैंने कभी भी किसी का पैर छुआ तो मेरे हाथ जो है हमेशा पैर तक जाते हैं, घुटनों तक नहीं जाते हैं। और ये एक बड़ी सीख है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज की जो युवा पीढ़ी है उससे भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ, उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर पैर किसी बड़े का छुएं या तो छुएं ना, लेकिन अगर छुएं तो हाथ जो है वो पैर तक जाने चाहिए और घुटनों तक नहीं जाना चाहिए। घुटनों तक जाने तक का मतलब ये है कि आप वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, दिखावा है। और हमारी जो संस्कृति है उसका वो हिस्सा नहीं है। तो ये एक बात मुझे याद आती है। दूसरी बात मुझे उनकी याद आती है उनकी ईमानदारी को लेके। तो जब वो उनका निधन हुआ तो उनके पास ना तो कोई बैंक बैलेंस था, ना कोई मकान था, और ना ही कोई और प्रॉपर्टी वगैरह थी। तो उनके पास कभी भी अपनी खुद की गाड़ी नहीं रही, कार। और हमेशा हम लोग डिमांड किया करते थे लेकिन वो टाल जाते थे। जब प्रधानमंत्री बने तो मैं और मेरे 2 छोटे भाई, हम तीनों, जैसे मैंने कहा मैं 16 वर्ष का था और मेरे भाई और छोटे थे, तो हम उनके पास गए और हमने कहा कि ये कहा, अब तो आप प्रधानमंत्री हो गए, आप उद्योग मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे,
देश के, और रेल मंत्री रहे, लेकिन आपकी अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, अब तो आप प्रधानमंत्री हो गए और आपको तो परिवार के लिए गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो उन्होंने कार उस समय खरीदी और 12,000 की फिएट कार उसमें मिलती थी। तो उन्होंने अपने निजी सचिव एक वेंकटरामन थे, उनको बुलाया और कहा कि भाई ये गाड़ी, तो उनका बैंक में केवल 7,000 रुपये, 5,000 जो है वो कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये का कर्ज उन्होंने लिया और गाड़ी खरीदी। वो गाड़ी आज भी जो लाल बहादुर शास्त्री स्मारक है वहाँ पे उसको रखी गई है, प्रदर्शित की गई है, और जो हज़ारों लोग वहाँ आते हैं इस स्मारक को देखने, वो उनका जो मुख्य आकर्षण है, मुख्य आकर्षणों में से एक वो कार है, जहाँ पे लोग आके देखते हैं और विश्वास नहीं करते हैं कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री ने को कार खरीदी कर्ज लेके। और मेरा भी ऐसा मानना है कि मैंने तो आज तक नहीं सुना कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा किसी भी देश का प्रधानमंत्री होगा जिसने कर्ज लेकर अपने बच्चों के लिए कार खरीदी। उनका निधन हो गया, कर्ज पूरी तरह से अदा नहीं हुआ, तो मेरी माँ ललिता शास्त्री ने वो कर्ज अपनी पेंशन से अदा किया और गाड़ी हमारे पास आ गई। तो ये दो बातें हैं, एक तो कि शास्त्री जी ने किस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण किया। ये हमारा दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य 17 वर्ष की उम्र में हमने उन्हें खो दिया, लेकिन जो 17 वर्ष में उन्होंने सीख ली। और दूसरी सीख ये ईमानदारी की कि अपने जो नैतिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। मैं राजनीति में आया वो अपने आप में बहुत बड़ा समझौता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो गलत होता है, लेकिन करते हैं। मैं स्पष्टवादी हूँ और ये मैं स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ना चाहते हुए भी देश के कुछ ऐसे कानून हैं जिनकी वजह से गलत काम करना पड़ता है, गलत बयान देना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में आने पर मैंने अपने आप से समझौता किया, कोई इसमें संदेह नहीं, लेकिन मैंने अपनी लाइन भी खींच दी, जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा, कि जहाँ तक करा है बस यहीं तक करूँगा, इसके आगे मुझ पर कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि मैंने कभी भी कहीं भी 1 रुपये का भी कोई घोटाला किया हो, या मैंने कोई किसी काम को करवाने की कोई पैसे लिए हों। तो एक अपने मूल्य हैं, इसका नुकसान भी होता है। आज की राजनीति में बहुत ज़्यादा ईमानदारी और मूल्यों का निर्वहन करना या उन पे चलना, वो कभी कभी राजनीति में सफलता की ओर नहीं ले जाता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो राजनीति में आया हूँ जन सेवा के लिए। मौका आएगा कभी भी, अगर फिर सांसद होता हूँ, मंत्री होता हूँ, राज्यपाल होता हूँ, तो जिस पद पे रहूँगा, जो जिम्मेदारी जाएगी, मैं उसको निभाऊँगा, लेकिन जैसे मैंने कहा उस लक्ष्मण रेखा को पार करके नहीं। और तो ये एक सीख है, और मैं युवा पीढ़ी से भी कहना चाहता हूँ कि एक अपना आप मूल्य, आपके जो नैतिक मूल्य हैं, वो आप एक तैयार करें, और मूल्यों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और एक और बात मैं शास्त्री जी की बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आप इसके अलावा कुछ और भी पूछना चाहें, वो ये कि जब वो प्रधानमंत्री बने, तो जैसे मैंने कहा मेरा निधन हुआ तो मैं 17 वर्ष का था, जब प्रधानमंत्री बने तो आप उसमें 2 साल कम कर दीजिए, मैं 15 वर्ष का था। आप जानते हैं कि कार चलाने के लिए 18 वर्ष की आयु आवश्यक है, लेकिन मैंने चुपचाप गाड़ी चलाना सीख लिया था, क्योंकि उस समय ये अकबर रोड वगैरह पर बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी, सुनसान रहता था, खासतौर से दोपहर में। तो मैं चुपचाप गाड़ी निकालता था और धीरे धीरे गाड़ी चलाना मैं सीख गया। और जब प्रधानमंत्री बने तो मैंने शास्त्री जी के एक दूसरे से सचिव थे, कैलाश नारायण, उनसे मैंने कहा कि मुझे लाइसेंस करा दीजिए। उन्होंने कहा गाड़ी चलानी आती है आपको? मैंने कहा आती है। तो लाइसेंस करीब 1.5-2 घंटे में आ गया मेरे पास। और मैंने उसको देखा, मुझे अपने आप पे बड़ा वो गर्व महसूस हुआ कि भाई अब मेरे पास लाइसेंस है।
और उससे ज़्यादा गर्व इस बात का कि मैं 18 का नहीं हूँ, उसके बावजूद मेरे पास लाइसेंस है। तो एक जो नौजवान एक बच्चे में के मन में आता है उस तरह का। तो मैंने वो लाइसेंस रखा, मैं शाम को पिताजी को साथी को, तो मैं इंतजार किया साथी का। वो रात में आए लेट, तो मैं क्या बात है अनिल, तो मैंने कहा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या, तो मैंने बताया कि देखिए मेरे पास लाइसेंस आ गया। उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा कि आपकी उम्र तो 18 वर्ष नहीं, तो कैसे आ गया? मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ इसलिए आ गया। तो उस पर उन्होंने ये कहा, बड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है, मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि प्रधानमंत्री निवास के प्रांगण में जहाँ बैठकर हम लोग देश के कानून बनाते हैं और जनता से रोज़ अपील करते हैं कि उन कानूनों का पालन किया जाए, उसी प्रधानमंत्री निवास के प्रांगण में प्रधानमंत्री का खुद का बेटा देश के कानून का उल्लंघन करता है। इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। और ये जैसे उन्होंने कहा तो फिर मेरे आंखों में आंसू आ गए और मुझे ये बात गलत लगी। मैंने कैलाश नारायण जी से कहा कि कैलाश बाबू ये लाइसेंस ले जाइए, उसको कैंसिल करा दीजिए, लौटा दीजिए। तो ये भी एक सीख रही। मेरे भी 3 बेटे हैं, 18 वर्ष होने पर ही मैंने उनको गाड़ी चलाना सिखवाया और लाइसेंस उनको दिलवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर से अपनी देश की जनता, युवा पीढ़ी से, कि साथी जी के जीवनी से आप बहुत कुछ सीखते हैं। साथी जी पर लिखी हुई किताबों पे को पढ़ें, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और भी महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद हैं, सरदार पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू, इनके भी है सभी। तो एक मेरा ऐसा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को कुछ चुन लें, 8-10 लोगों जिन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई है, उनकी जीवनी को पढ़ें। ये जरूरी नहीं है कि आप राजनेताओं की जीवनी को पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे कि बहुत बड़ा कोई सिंगर है, उसकी जीवनी पढ़नी चाहिए, उसको कैसे इतनी सफलता मिली, क्या किया उसने। बहुत बड़ा अभिनेता है अमिताभ बच्चन, क्या किया। और भी अभिनेता रहे, लेकिन ऐसा कौन सी उसमें अदाकारी के अलावा भी तौर तरीका, अपने आप को सेट पे, शूटिंग सेट पे ठीक से कंडक्ट करना। कई ऐसे हैं वो फेल इसीलिए हो जाते हैं कि वो उनको ज़रा सा 1-2 फिल्में उनकी चल जाती हैं तो वो जो हैं उनके नखरे बन जाते हैं और फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से नाराज़ होते हैं, शूटिंग के लिए लेट आते हैं। तो उनका जो चाल चलन है उसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिलती। और कुछ अभिनेता ऐसे हैं, अभिनेत्री ऐसी हैं जो कि बिल्कुल इस मामले में अपने आप को एक साधारण आर्टिस्ट के रूप में कंडक्ट करती हैं, अपने आप को बिहेव करती हैं। इसी तरह से जैसे कि इंडस्ट्री में जे.आर.डी. टाटा हैं, उनकी जीवनी मैंने कहा पूरी पढ़ी है, लेकिन कुछ संक्षिप्त में कुछ उनके जीवन से क्या उन्होंने किया, धीरूभाई अंबानी ने कैसे क्या किया, इस तरह से जो लोग आगे बढ़े हैं उनको जीवन उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। और छोटी किताबें भी आती हैं, ज़रूरी कि आप पूरी पढ़ लें। छोटी किताबें जैसे मेरी किताब है, वो छोटी सी किताब है और उसमें 72 संस्मरण है। ऐसे और भी हैं किताबें। एक किताब और है जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे हुए पत्र हैं और मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपनी बेटी को वो किस तरह से, उस समय फ़ोन वगैरह कम होते तो विदेश में थी, चिट्ठी लिखा और वो जवाहरलाल नेहरू लेटर्स टू हिज डॉटर इंदिरा गांधी ऐसे करके अंग्रेजी में है, लेकिन अब तो हिंदी वगैरह में सब में अनुवाद हो चुका है। और एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू का बारिश में हवाई सफ़र, वो छोटी सी किताब है और वो 5वीं 6वीं में पढ़ाई जाती थी में।
तो बारिश में हवाई सफ़र मैं बोलूँ किस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, तो ये एक जो है और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें पूरे कमिटमेंट के साथ करें, पूरी कटिबद्धता के साथ करें, पैशन के साथ करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो चीज़ जो है दिक्कत आती है। निश्चित तौर पर राजनीति में हमेशा स्पष्टवादिता बेहद जरूरी है, तो शायद अनिल साहनी साहब उसके प्रतीक हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क टाइम, नोएडा।